नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। 27 साल की अद्भुत सत्ता के बाद गुजरात एक नया इतिहास रचने जा रहा है। इसकी पहली अग्नि परीक्षा 1 दिसंबर को, और ये जो इतिहास है उसके साथ में सियासी चुनौतियां भी हैं। एक समय था जब पटेल और पाटीदार दोनों ही बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बने थे, लेकिन इस बार पाटीदार के रूप में मुख्यमंत्री और हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से एक अपनी जुगलबंदी प्रस्तुत की है, उससे भाजपा को एक ऊर्जा भी मिली है। और इस चुनौती के साथ में ये भी चुनौती, भले ही 27 साल से सत्ता चल रही है, लेकिन जो सीटें थी वो लगातार गिर भी रही थी। और पिछले चुनाव में तो सीटें सिर्फ 99 रह गई और कांग्रेस 77 पर आकर के टिक गई। लेकिन इस बार के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दी है, और आम आदमी पार्टी ने दस्तक के रूप में अपना विकल्प भी प्रस्तुत किया है। जनता पर क्या असर है, मतदाताओं का रुझान क्या है, आम आदमी पार्टी को कितना जमीनी आधार मिलेगा, इसके बारे में सोचना, विचारना, चिंतन करना तो बात ही है। लेकिन जहां तक ओपिनियन पोल कहते हैं, उनके हिसाब से आम आदमी पार्टी ने जो अपेक्षा की है वो पूरी नजर आती नहीं दिख रही है। क्योंकि इस बार का गुजरात महासंग्राम एक नए रिकॉर्ड की ओर है। अगर पश्चिम बंगाल में 34 साल वामपंथियों ने सत्ता हासिल की है और सत्ता पर कब्जा किया है, तो उसी ओर भारतीय जनता पार्टी भी गुजरात में पहुंच रही है। किसके बल पर? अपने मॉडल के रूप में। किसके रूप में? अपने चाणक्य के रूप में। और किसके रूप में? अपनी संस्कृति के रूप में, जिसका डंका मोदी के द्वारा पूरे देश में लगातार 2014 से बजाया जा रहा है। इस महासंग्राम और रोचक संघर्ष में जेएमडी ने भी अपनी दस्तक दे दी। जेएमडी ने अपनी टीम भेजी और ये जानने की कोशिश की कि आखिर गुजरात का मूड क्या है, गुजरात के लोग क्या सोचते हैं, और गुजरात के लोग हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचारों को किस प्रकार से सुनते हैं। निश्चित रूप से हमारी जेएमडी टीम ने बहुत ही अथक प्रयास करके लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह किया और हमारे दर्शकों को जो गुजरात की नब्ज है उससे भी परिचित कराया। इसी टीम के 2 सशक्त प्रहरी आज विचार मंथन में हमारे साथ है। वे हैं रमन मिश्र और अंशुल शर्मा। मैं दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस टीम के सदस्य वो हैं जहां उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को दिखाया, जहां पर 1 दिसंबर को ही मतदान हो रहा है। सबसे पहले रमन, कैसा लगा गुजरात आपको? सर, गुजरात में गुजरातियों के बीच काफी अच्छा लगा। उनमें प्रेम रहा। सबसे पहले जाके स्वागत करते थे। खैर, हम लोग तो वहाँ की भाषा से अनजान थे। हिंदी उनका समझ पाना और गुजराती हमारा समझ पाना काफी मुश्किल भरा रहा इस सफर में। लेकिन सर, फिर भी जो हम लोगों ने वहां पर देखा, तो वहाँ एक छोटा कार्यकर्ता भी पीएम मोदी की फोटो अपने साथ तुरंत मोबाइल पर दिखाता है और उनके गुणगान गाता है।
हम लोगों ने वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बारे में भी काफी पता करने का कोशिश करी। राहुल गांधी की वहां पर 2 रैलियां थी जिनको हमने कवरेज करा, तो उसमें भी माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में ही जाता दिख रहा है। जो जिनसे भी बात करते हैं सब मोदी को ही आगे बताते हैं और गुजरात मॉडल को बड़ा बता रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि गुणगान करते हैं मोदी का, क्या गुणगान करते हैं, क्या कहते हैं मोदी के बारे में? मोदी के बारे में ये कहते हैं कि जो पहले गुजरात था, तो जब मोदी जी यहाँ पर आए हैं, जब से सीएम बने हैं, उन्होंने बिल्कुल बदल कर रख दिया है। चाहे विकास की बात करते हो, इंडस्ट्री की बात करते हो, या रोड की बात करते हो, लाइट की बात करते हो, तो जो भी उनका है, एक तो सबसे बड़ा वहां पर जो गुजरात मॉडल बताया जाता है, इंडस्ट्री वहां काफी चली गई है, तो इस वजह से वो मॉडल पेश कर रहे हैं, मोदी मॉडल जिसको कहेंगे हम। तो अंशुल, आपने भी इलेक्शन को देखा, इलेक्शन तो आपने बहुत देखे होंगे, क्या आपको फर्क दिखा गुजरात में? और गुजरात में कैसे आपकी संवाद हुआ? जैसा कि अभी रमन भी आपके साथी जो थे बता रहे थे कि थोड़ा सा वो लोग गुजराती भाषा दिक्कत, लेकिन पूरे सौहार्द के साथ वो हमारा साथ दे रहे थे। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, आप गुजरात के बारे में कि जैसे वहाँ पर जो पहले तो गुजरातियों में आपने का कैसा लगा, तो मैं बताना चाहूंगा गुजराती देखने में तो थोड़ा सा शुरुआती दौर में तो बड़ा सख्त लगता है, और जब उसको टटोलो, उसका मन टटोलो, उससे बात करो और उससे थोड़ी देर उसके साथ समय बिताओ, तो बिल्कुल वो बहुत ही बढ़िया आदमी लगते हैं। वो लोग बहुत ही बढ़िया लोग हैं और बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करने में। और आपने कहा चुनाव में जो अंतर क्या है, यहाँ के चुनाव में और वहाँ के चुनाव में अंतर क्या है, कि वहाँ पे क्या है, जो अगर हम लोगों से बात करें, छोटे छोटे लोगों से बात करें, और अगर देखा जाए किसी सीट की पर्टिकुलर लोगों से बात करें, तो वो वहाँ के लोगों नहीं जान रहा, केवल मोदी और मोदी जी की ही बात कर रहा है। अब हम लोग लोकल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो वो उतना नहीं जा रहे हैं। वो चेहरा जो है उनके लिए मोदी चेहरा है, मोदी चेहरा से कोई मतलब नहीं। जो मोदी जी ने जो अपना विकास मॉडल वहां पे दिखाया है या देश में जो अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो उसी को ही आधार बनाकर जो है वो वोट डालेंगे। और दूसरी बात जो है कि वहां पे योगी जी का भी बड़ा वो है। हम लोग राजकोट में घूम रहे थे, ऐसी चुनावी चर्चा हो रही थी, तो राजकोट ईस्ट में जो एक सीट है वहां पे उदय राज कैंडिडेट थे, तो वहां पे जब बात की, लोगों से बात करी, तो वो सब कहते भूपेंद्र पटेल को नहीं, यहाँ सीएम अब बनना चाहिए योगी योगी को सीएम बनाना चाहिए। तो ये एक माहौल दिखा और ये सारी चीजें हम लोगों में। तो उन्हें योगी जी में क्या खासियत दिख रही है वहाँ के लोगों को? नहीं, तो वहाँ तो बस वही है जो यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, जो सख्त कानून है और लोगों में जो यहाँ का जो नियम कायदे जो अच्छे उन्होंने किए हैं, वही सारी चीजें जो है वो उनको वहाँ पे लुभा रहे हैं लोगों को। तो हम ये सारी चीजें जो है। रमन, क्या योगी आदित्यनाथ के भाषण का, उनके मंदिर का, और अभी जाते हैं तो उन्होंने गोधरा कांड का भी जिक्र कर दिया, क्या इन बातों का पूरी तरीके से असर पड़ रहा है? और वो ये भी कह रहे हैं कि अब दंगा नहीं रह गया है, गोधरा ने जो संकल्प किया था वो पूरा हो रहा है, किस तरीके से कार सेवकों के साथ हुआ, ये बहुत से जिक्र वो कर रहे हैं। वो राम मंदिर की बात भी करते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस होती तो राम मंदिर नहीं बनता, ये भी कहते हैं। क्या आपको लगता है उनके भाषण से और जनता में इसका क्या प्रभाव जा रहा है? सर, पहला चरण का चुनाव 1 दिसंबर को होना है। ऐसे मूवमेंट पर योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। उन्होंने लास्ट मोमेंट पर गोधरा कांड की बात कर दी है, और वहां की जनता भी है वो कहीं ना, जैसे हमारे साथी अंशुल जी ने भी बताया, तो वहां के साथी भी जो है अब यूपी को गुंडा मुक्त और बिजनेस स्ट्रेटजी वाला प्रदेश मान रहे हैं। वाह, ये बात जी, उनका कहना है कि पहले हम यूपी में जाते थे तो रात में हम लोग अगर स्टेशन के पास उतरते थे तो स्टेशन में उतरते थे, स्टेशन में ही रुकते थे। उनकी कोशिश रहती थी क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर लगता था। लेकिन अब वहां के बिजनेसमैन जो यहाँ पर आते हैं, उनका कहना है कि अब हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं यूपी में। तो और उसके बाद सबसे बड़ी कार्रवाई जो उन्होंने बुलडोजर वाली करी, वो बुलडोजर तो मुझे लगता है पूरे देश में फेमस हो चुका है योगी जी का। जी, तो वो बुलडोजर कार्रवाई ऐसी ही बाहुबलियों के खिलाफ वहां भी चाहते हैं वो लोग। जी, तो चाहे लेडीज हो, कोई जेंट्स हो, बुजुर्ग हो, सबका यही कहना था कि हमें योगी मॉडल भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि योगी जी तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भाई आप कहाँ
कह रहे तो क्या कहते हैं वो? तो उसमें से कुछ लोगों का बड़ा मजाकिया अंदाज था। कुछ कहते हैं दोनों जगह के हो जाएं तो बेहतर रहेगा, कुछ लोग कहते हैं यूपी तो अब बेहतर हो ही गया है, तो उनको अब यहाँ पर आ जाना चाहिए, गुजरात आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो विकास है उसके साथ साथ जो अपराध या जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा है और जो बाहुबली लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो जाए, तो वो चाहते हैं अब गुजरात आ जाए, क्योंकि यूपी का उत्थान तो हो चुका है। अच्छा, मैंने उनका कहना है कि यूपी का उत्थान हो चुका है, वहां पर क्राइम कंट्रोल हो चुका है, अब जो थोड़ा बहुत यहाँ पर माफिया दादा उदा लोग रह गए उनके लिए योगी को यहाँ पर आ जाना चाहिए। और हमारी ख्याल से वो लोग योगी और मोदी के ही नारे लगाते हैं शायद। सर आपको बताऊं, मैं लोकल में तो कोई अपने विधायक को मेरे हिसाब से जानता ही नहीं है। उनके अगर लोकल मुद्दों की बात करें, वहां पर बिजली पानी सड़क की बात करें, तो वो सीधे वो मोदी की बात करते हैं सर। कुछ लोगों ने तो आपको बताऊं मैं मोबाइल पर फोटो दिखाने लगे अपने साथ तुरंत, ये देखिए बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जब भी वो यहाँ आते हैं तो हम लोगों की मुलाकात हो जाती है इतने प्रोटोकॉल के बावजूद भी। तो जो भी आम कार्यकर्ता हो, आम पब्लिक हो, जो भी हो, वो डायरेक्ट टच है मोदी से टच है। बहुत अच्छी बात है। अंशुल, आपको मैंने देखा कि आप जनता से रूबरू हो रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, उनको बैठाल करके बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कहीं आप चौपाल में बैठ करके बात। तो जब आप बात करते थे तो उसमें हमको बताइए कि वो जो क्या रिस्पॉन्स मिलता था और वो लोग क्या कहते थे। देखिए सर, हम लोग ने जो सौराष्ट्र कवर किया था, जिसमें लगभग 12 जिले आते हैं, और 12 जिले में जो अभी 1 दिसंबर को जो चुनाव होना है उसमें लगभग इनकी 54 सीटें हैं जो हम लोग ने उसमें कवर की। तो उसमें मेन हम लोगों का राजकोट था, मोरबी था और जामनगर था। तो जो अगर हम 2017 की बात करें तो भाजपा का जो है, अगर सौराष्ट्र की बात करें तो लगभग यहाँ पे भाजपा का कम वोट है। वहां पे 30 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं 2017 में, और लगभग 23 सीटें भाजपा ने जीती। और उसमें मोरबी, सोमनाथ गिरी और एक जिला और है जिसमें भाजपा का सुपड़ा ही साफ है, मतलब वहां भाजपा नहीं थी। बाद में क्या हुआ कि उनके दल बदलने से 2-3 सीटें जो थी वो कांग्रेस की थी, वो भाजपा पे आ गई। तो जब रैली के दौरान हम लोग बात करते थे और उनसे रूबली, तो जो उनका जो मेन गढ़ है, जैसे जब मोदी जी ने दोराजी एक जगह है, एक विधानसभा सीट है राजकोट में, तो मोदी जी को वहां आना पड़ा क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ है पूरा, और मोदी जी ने वहां रैली करी। तो जब रैली में तो भीड़ थी, जब हम लोग अंदर गए, बस्ती में बात करी, गांव के लोगों से बात करी, तो वो वहां पे जो नाराजगी है साफ साफ कि नहीं, जो ये हम कांग्रेस के ही सपोर्ट है, वो पूरा जो गढ़ है वो पूरा कांग्रेस का था। और देखिए बड़ी बात यह है कि उनके गढ़ में मोदी जी ने रैली करी, और राहुल गांधी ने राजकोट वेस्ट पे जो सीट है, जो जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार चुनाव लड़े थे 2001 में, और वो क्या कहते हैं विजय रूपाणी जी का भी जो गढ़ रहा है, वहां पे भी राहुल गांधी को आना पड़ा। वो वेस्ट ऐसी, और इस समय जो है वो डॉक्टर दर्शिता शाह जो उनके वहां से लड़ रही बीजेपी का चेहरा है, और उनके जो फादर हैं वो योगी जी के बहुत आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं, रहे हैं, उनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वो बड़े संपर्क में। तो वो जो एक बेहद जो प्रमुख सीट है राजकोट वेस्ट और दोराजी, जहां पे मोदी जी ने एक जगह रैली करी और एक जगह राहुल गांधी ने रैली करी, तो दोनों का जो विश्लेषण अगर पे करेंगे हम लोग बात, तो अब उस वाली सीट में जब रैली थी तो भीड़ देखने को बन रही थी। वो इतनी भीड़ थी कि आप खुद अपने आप को नहीं संभाल सकते। तो सब राहुल गांधी के बड़े फैन थे और राहुल गांधी ही चीजें कर रहे थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो जनता वोटर में कितनी बदलती है, वोट कितना देती है। वो भीड़ तो बहुत थी उनके में, और लोगों से जब बात करे तो लोकल मुद्दे थोड़े बहुत उन्होंने बताए, मगर फिर वही बात आ जाती कि वही राहुल गांधी, वही मोदी जी और वही केजरीवाल जो राष्ट्रीय नेता हैं उन पे बात होती है, जो लोकल नेता है उन पे बात कम हो पाती है। देखिए अंशुल, ये बताओ कि जैसे आप जो वहाँ के मतदाताओं से मिलते थे जी, तो वो बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ और बड़ी प्रसन्नता के साथ मिलते थे और खुलकर जवाब देते थे, या आए बाएं दाएं हो जाते थे? जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई वो मतदाताओं का रुख पता नहीं चल रहा है, ये बड़े चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसा आपको लगता था? या आपको लगता था कि जैसे आपको देखा, आपके कैमरा वाइट को देखा, दौड़ करके आ गए और अपनी बात कहने लगे? नहीं, देखिए अगर सही बात है तो उसमें कुछ जनता थी वो कटती थी बात देने में, आवाज
मतलब बात करने में कि क्योंकि अपने मत साफ तौर पे नहीं रखते थे जी, और ऑन कैमरा और ऑफ कैमरे में भी बड़ा डिफरेंट रहता था। हाँ। मगर जब हम लोग मगर कई लोग ऐसे थे जो खुल के बात कहते थे, आते थे खुद, मतलब मिला जुला रिएक्शन रहा। मिला जुला हाँ, रिएक्शन, कि बहुत से लोग नहीं बात करते थे, ठीक बात, बहुत से लोग बात भी करते थे और अपनी समस्याएं और अपने जो धरातल पे जो उनकी मूलभूत सुविधाएं जो उनको चाहिए, जो वादे किए जाते हैं पूरे नहीं होते, तो उस पे भी पूरी बात वो लोग रखते थे। चल रमन, ये बताओ कि जब आप भी जनता से या मतदाताओं से बात करते थे तो स्वाभाविक है कि बहुत से लोग प्लस पॉइंट बताते थे मोदी के या बीजेपी के, कुछ लोग माइनस पॉइंट भी बताते होंगे, तो वो क्या क्या पॉइंट से कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, कुछ लोग तो गुजरात के विकास की बात करते थे, लेकिन अब की बार जैसा आपने पहले भी कहा अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल के आने से तो मुफ्त की रेवड़ियों वाला जो एक कल्चर चला है, जी जी, तो वो लोग उसकी बात करते थे। वो दिल्ली मॉडल की भी बात करते थे कुछ लोग। उन्होंने कहा कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर के दाम 1000 से ऊपर हो गए हैं, यहाँ पर बिजली के रेट भी बहुत हाई हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं मुफ्त रेवड़ियों का एक कल्चर पसंद आया। तो अरविंद केजरीवाल का भी वहां पर हमको हल्का फुल्का जोर आजमाइश देखने को मिली। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा और बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल, तो ऐसी सुविधाएं भी चाहिए और बिजली हमें मुफ्त मिले। तो उन्होंने एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी सपोर्ट करने की कुछ लोगों ने बात कही। लेकिन मोदी के लिए क्या कहते हैं वो लोग? मोदी के लिए जैसे विकास की बात करते हैं, लेकिन फिर वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि जो बेरोजगारी भी बढ़ी है, कुछ का कहना है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। जैसे महिलाओं से बात हुई तो उनके किचन का बजट बिगड़ गया है, सिलेंडर के दाम उन्होंने बताते हैं कि 1000 से ऊपर बढ़ गए हैं, और जो उनको उनके हस्बैंड से घर खर्च मिलता था अब उतने में उनका गुजारा नहीं चल पा रहा है। महंगाई है, जी जी जी, महंगाई का सबसे बड़ा रोना था वहां पर। रमन, ये और जरा आपको समझाइए कि आपने कहा कि वो मोदी की बात करते थे, आम आदमी पार्टी की बात करते थे, कांग्रेस की बात नहीं करते थे क्या? सर, सबसे मैं तो कहूंगा अचंभे वाली बात यही है कि पिछले साल 2017 में 77 सीटें लाने वाली कांग्रेस को इस बार कहीं ना कहीं झाड़ू जो है वो चुनौती दे रही है सर, जनता के लिहाज से। जी, तो क्या आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी या बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएगी? क्या होगा? जनता के मूड की बात करें, जो हम लोग जनता के बीच गए हैं उनके मूड की बात करें, उन्होंने उनके हिसाब से तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। ठीक बात है। दूसरी चीज अंशुल ये बताइए, वहां पर अभी हाल में मोरवी जो हादसा हुआ जी। और उस मोरवी हादसा में 137 लोगों की जानें जा चुकी हैं, तो ये भी क्या कोई मुद्दा बना हुआ है या वहां पर भी इसके द्वारा सरकार को घेरा जा रहा है? सर, मोरबी जो 2017 में जो 3 सीटें वहां विधानसभा की लगती हैं, तो तीनों की जो सीटें थी वो कांग्रेस के खाते में थी, और जिस जगह ये हादसा हुआ वो सीट में जो विधायक जी थे वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा पे आए थे। हाँ, वही। तो जब वो भाजपा पे आए तो फिर इस दौरान हादसा हुआ, मगर इस बार उनका टिकट कटा है। टिकट अब वही जो 2012 में विधायक कांतिलाल जी हैं उनको मिला है, फिर से टिकट मिला है। मगर इस हादसे की पर्टिकुलर जो बात करें वो वहां पे लोग खुल के बात नहीं कर रहे हैं इसको लेकर। अच्छा, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या, हम लोग ने कोशिश भी करी बात करने की कि इस हादसे में क्या हो, तो लोगों ने यही कहा कि जांच चल रही है, वो तो जांच के बाद सामने आएगा। टिकट का भी उठाया कि टिकट तो 23 का मिलता था, रेट कुछ और लिख रहते थे, तो उसमें भी कोई बात नहीं की लोगों ने। तो ये जो हम लोग तह तक जाने की कोशिश किए, मगर वो वहां की जो जनता, आम जनता में भी वो पूरा नहीं दिखा कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका मतलब वो समझ में नहीं आया। अच्छा, वो ये कि वो मोरवी के बारे में उनका क्या कहना? कुछ वो कह रहे हैं जांच चल रही है, जांच के बाद जो होगा वो फैसला कोर्ट करेगी और सारी चीजें रहेगी। फिर हम लोग ने पूछा कि भाई आप किसको वोट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं वो, तो वहां फिर वो मिला जुला रिएक्शन आया ही कि कुछ लोग बोले कि नहीं मोदी को देंगे, कुछ लोग बोले कि नहीं वो झाड़ू को देंगे। मगर ये जो आपने प्रश्न किया कि आपको फायदा होगा कि नहीं होगा, तो इसमें ये मेरा कहने का है कि कांग्रेस की सीटें जो होंगी उसको नुकसान होगा, बीजेपी की जो लगभग सीटें हैं उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बात है। रमन, जैसे कि अभी बतला रहे थे,
आप भी अभी आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जहां पर गुजरात मॉडल है, गुजरात के विकास की बात हो रही है, वहां पर निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं। तो क्या ये इनके विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी वहां पर बात कर रही है, और क्या इसका भी कोई असर दिखाई देगा? देखिए, कुछ हम लोगों की बिजनेसमैन से भी बात हुई है, तो उनका कहना था कि विपक्ष कहीं ना कहीं मजबूत होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो है वो विपक्ष के रूप में उभर कर नहीं आ पा रहा। उनका कहना था कि जैसे दिल्ली में देखिए शीला दीक्षित की सरकार थी, उसके बाद अगर कहीं हुआ तो केजरीवाल जी आए, यही हाल पंजाब का था। तो इस तरह से जो बिजनेसमैन थे उनका भी कहना था कि कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में अब जब कांग्रेस नहीं आ पा रही है तो उसमें अरविंद केजरीवाल को सामने उभर कर आना चाहिए। और गुजरात मॉडल की बात अगर की जाए तो गुजरात मॉडल सिर्फ अकेले मोदी का नहीं रहा है, जो बिजनेस क्लास का कहना था। तो इसमें हमारी इंडस्ट्री का भी काफी सहयोग रहता है। तो कहीं ना कहीं वो एक ऑप्शन के रूप में अब अरविंद केजरीवाल को भी देख रहे हैं। क्या आप इस एक सवाल और पूछ लें, क्या जो अभी आप कह रहे थे कि बिजनेसमैन कह रहे थे कि कांग्रेस नहीं है, तो वहां पर कांग्रेस अपना जमीनी आधार क्यों खोती जा रही? क्या उसके पास नेता नहीं है? क्या उसके पास जो है जातिगत वोट नहीं है? क्या वो अपना उसकी जो कन्विंसिंग पावर है वो खत्म हो गई है? क्या कहेंगे? क्योंकि 27 साल से वहां पर बाहर है ना, लेकिन सीटें तो जरूर आ रही है, लेकिन वो बाहर है। क्या वहां पर आपको कमी दिखाई दी कांग्रेस की? सर देखिए, यूपी बिहार से काफी अलग हट के मुझको गुजरात का चुनाव नजर आया। दरअसल कांग्रेस जो इस बार, एक तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए वो गुजरात को इतना समय नहीं दे पाए। जब विपक्ष ने उनको काफी घेरा, गुजरात से भी कई बीजेपी नेताओं ने कहा राहुल गांधी तो इस बार दिखाई नहीं दे रहे हैं गुजरात में, तब वो रैली करने आए, लेकिन उसके बाद वो वापस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए हैं। तो इससे जो कांग्रेसी नेता हैं उनका भी मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं गिर रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी का भी नहीं, सोनिया गांधी भी नहीं, तो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो काफी दूर रहे सर इस बार। अच्छा, वहां पर कोई स्थानीय नेता नहीं चर्चित रहा कांग्रेस का जब आप लोगों ने देखा वहां पे? सर स्थानीय नेता अभी देखिए खड़गे जी गए। हाँ, उन्होंने एक लास्ट मूवमेंट पे मोदी को रावण वाला कह दिया। हाँ, जी बिल्कुल कह दिया। उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस जो अभी तक दबी हुई थी उसने सुर्खियां बटोरने का काम किया है लास्ट मूवमेंट पर। लेकिन इसका जो रावण कहा है, इसका प्लस हो रहा मतदाताओं में कि माइनस हो रहा? देखिए, सुर्खियां बटोरने के लिए तो प्लस है, वोटों के नजरिए से देखें तो माइनस होगा। एक अंशुल ये बताइए कि क्या वहां पर लोगों पर इसका कोई असर नहीं है कि विजय रूपाणी की सरकार थी, पहले आनंदी पटेल की दुकान उनको हटाया गया, विजय रूपाणी हो गए, विजय रूपाणी के बाद उनकी पूरी सरकार हटा दी गई, अब भूपेंद्र पटेल आ गए। वो कहते हैं भूपेंद्र पटेल कैसे काम कर रहे हैं दुनिया जान रही है। इन सब बातों का कोई असर मतदाताओं में नहीं दिख रहा है क्या? जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि देखिए, जब नरेंद्र मोदी के बाद जब आनंदी भाई उनका भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, विजय रूपाणी को बना दिया, फिर एक चुनाव आया, फिर उनका भी दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, भूपेंद्र जी को पटेल बना दिया सीएम। अब ये कि ये थोड़ी सी जो चीजें हैं कि कार्यकाल जो पूरा नहीं हो रहा है, इसमें जनता के बीच तो बात हुई थी कि पूरा का पूरा जो है वो कार्यकाल पूरा नहीं होता, बीजेपी एक नया चेहरा जो वो सामने ले आती है। अब ये है कि उनके जो पिछले कार्य हैं वो तो विजय रूपाणी ने किए हैं, अब इनका इतना मौका नहीं, तो एक कहने को हो जा रहा है कि इनको 1 ही साल हुआ है भाई, पिछले सितंबर 2021 से वो बने हैं, और फिर ये कि ज्यादा वक्त नहीं मिला इनको, तो अभी ये दूसरी बार इनको मौका दीजिए। तो इस तरह से वो जो है वो ऐसी बातें हो रही हैं कि अभी इनको ज्यादा वक्त नहीं हुआ, जो उधर हुआ उनको 5 साल हुए, तो उनकी जो उपलब्धियां हैं वो चेहरा विजय रूपाणी में आ जाता है कि वो थे, अब भूपेंद्र चेहरा बने हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मगर एक बहुत अच्छा स्लोगन हम लोग को सुनने को मिला था जब क्या दोराजी में पीएम मोदी की रैली हो रही थी, तो वहाँ एक स्लोगन बहुत बढ़िया चल रहा था कि दिल्ली में नरेंद्र और गुजरात में भूपेंद्र और दोराजी में महेंद्र, वहाँ महेंद्र कैंडिडेट था। अच्छा। तो ये बड़ा अच्छा वहाँ पे था कि इस तरह से लोग बात कर रहे थे। चलिए रमन ये बताइए मुझको बहुत अच्छी तरीके से, आप बहुत अच्छी, ये चुनाव में जैसे भी बता रहे थे एक नारा चल रहा था कि नरेंद्र, भूपेंद्र, महेंद्र,
ऐसे वहां पर और क्या नारे लग रहे थे? खासतौर से अगर हम आपसे पूछें, बीजेपी वाले कैसे किस को हिट कर रहे थे, आम आदमी पार्टी किसको हिट कर रही थी अपने नारों के द्वारा, भाषणों के द्वारा, और कांग्रेस किसको हिट कर रही थी नारों के द्वारा, और प्रचार की वहां पर साधन कौन कौन से ऐसे अपनाए गए थे, हथकंडे अपनाए गए थे? सर, गुजरात का चुनाव जो मुझको देखने को मिला बहुत साधारण चुनाव था। जी, वहां पर ये झंडा, पोस्टर, इतना ज्यादा उसका क्रेज नहीं है। क्रेज में अब दूसरा चुनाव आयोग की बंदिशें भी हैं। जी बिल्कुल। तो वहां पर जो देखने को मिला, रैली में हम लोगों ने मोदी जी की भी रैली कवर करी, राहुल गांधी की भी रैली कवर करी, तो जहां पे वहां पर देखने को ये मिला कि लोग आ रहे हैं, हाँ झंडे लेकर भी आ रहे हैं, लेकिन उतनी तादाद में झंडे नहीं लिए हैं, कुछ लोग झंडे लिए हुए हैं। अच्छा, रैली में बच्चे भी आए, ये देखने को मिला दोनों रैलियों में। बच्चों की भी तादाद जो थी वो काफी ज्यादा थी, तो रैली में वो लेके आए। और पोस्टर बैनर जो है उससे प्रचार का माध्यम रहा। और जो आपने पार्टियों के टारगेट करने की वाली बात करी, तो बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट जो इस बार है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल देखने को मिले। राहुल गांधी को हल्का सा उन्होंने टच किया, लेकिन केजरीवाल टारगेट पे ज्यादा रहे। और उधर केजरीवाल के टारगेट पे बीजेपी रही, राहुल गांधी के टारगेट पे दोनों ही पार्टियां रही, बीजेपी भी और झाड़ू भी। कोई नारा कोई बता सकते हैं जो बड़ा अच्छा लग रहा हो, जैसे भी आपने बताया, जैसे अंशुल साथी ने हमारे बताया। हाँ। तो बस इसी टाइप के नारे, तो कोई खास नारे जैसे कि मोदी की रैली में अमूमन चलते हैं, उस टाइप के वैसे कोई खास नारे नहीं थे। अच्छा, ये भी होता होगा भारत माता की जय, हाँ। और जय श्री राम, राम का भी जो है नाम लिया जाता है। अयोध्या मॉडल पेश किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बड़ा बना दिया है। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात चुनाव की, और वो भी चर्चा हो रही है अपनी उस टीम से जो गुजरात गई और एक एक जगह जा करके जनता की नब्ज को टटोला। सबसे पहले मैं अंशुल आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि कई बार कांग्रेस का जिक्र हुआ, क्या जो वहाँ के आपने मतदाताओं से बातचीत की या कुछ किया, तो कांग्रेस को एकदम नकार देते हैं, हेट की दृष्टि से देखते हैं, या फिर वो देखते हैं कि नहीं इन्होंने भी काम किया, लेकिन गुजरात में मोदी ने जिस तरीके से अपना मॉडल प्रस्तुत किया उसके कारण उनकी जीत हो रही है? इसमें सर ये है कि जो नकारते नहीं है, पर्टिकुलर एक जो सीटें हैं उसके हिसाब से अगर एनालिसिस करें, तो जैसे राजकोट में जो है वहां पर 8 सीटें हैं विधानसभा की, और वहां पे 6 सीटों पर भाजपा का दबदबा है, और 2 सीटों पे कांग्रेस पे बात होती है। तो जैसे दोराजी वहां की एक सीट है, तो वहां पे कांग्रेस का गढ़ है समझो, तो वहां पे जो बात होती है तो केवल कांग्रेस को ही सपोर्टर है, पूरा गांव का गांव, हर आदमी राहुल गांधी की बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। अब इसके उलट अगर राजकोट वेस्ट पे जाए तो वहां राहुल गांधी का, कांग्रेस का कुछ बात ही नहीं करते, सब मोदी जी कर रहे हैं, सारी चीजें मोदी जी। तो वहां पे पर्टिकुलर एक जगह के हिसाब से सारी चीजें हैं। अब सोमनाथ में है, वहां भी कांग्रेस का ही गढ़ रहा है वो, तो वहां पे भाजपा का नहीं है वोटर, तो बात करते हैं। मगर जो अगर हम लोग राजकोट पे रहे तो वहां पे केवल मोदी जी की लोग बात कर रहे हैं। अगर हम लोग कांग्रेस के गढ़ में रहे तो वहाँ कांग्रेस की बात हो रही है। तो इस तरह से सारी चीजें जो है, तो और डोंगल एक गोंडल जगह है, तो गोंडल जो है वो भाजपा का गढ़ है, तो वहां पे जब बात करते हैं तो जो भाजपा के हैं वो सारी चीजें वहां पे होती है। ये सारी चीजें। रमन, ये जरा बताओ कि वहां पर ऐसी खबर आई है कि भाजपा में कुछ विद्रोह भी हो गया है और बगावत करके कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों के नाम भी आए हैं। क्या इसका कोई असर वहां के चुनाव पर या बीजेपी पर पड़ रहा है?
जी सर, बिल्कुल पड़ रहा है। दरअसल क्या है कि कुछ बागी नेता हैं, जिनको बीजेपी ने इस बार गुजरात में काफी टिकट काटे हैं। तो सर उनमें से कुछ लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं, लेकिन इसका फर्क काफी पड़ेगा, क्योंकि उनका दबदबा जो है, बीजेपी ने कहीं ना कहीं टिकट काटे हैं तो कुछ लोगों के ऊपर कुछ आरोप लगे हैं राजनीति में आकर, कुछ बाहुबली हैं, तो ऐसे में उनका जो अपने क्षेत्र में अच्छा दबदबा है, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी जो है, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से इसके लिए कोई डैमेज कंट्रोल बीजेपी नहीं कर पा रही है। डैमेज कंट्रोल सर इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि जो अभी लड़ रहे हैं चुनाव, वो अपने में लगे हुए और ऑलरेडी वो बागी हो चुके, उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी है। बिल्कुल, तो फिर सवाल ही नहीं उठता। जी जी जी। अंशुल, ये बताइए कि विकास की अगर बात की जाए तो अभी अपने जब यहाँ पर आए थे बद्रीनाथ में अपने मोदी जी, तो यहाँ पर एक गांव था सीमावर्ती, वहां पर गए थे जी। और उन्होंने कहा इसका विकास वैसे ही करेंगे जैसे हमने कच्छ में किया जी। जो सीमावर्ती क्षेत्र था कच्छ, और हमने उसको बना दिया है उसी तरीके का। वहां पर अभी आपने देखा भी होगा या जानकारी होगी, वहां पर एक स्पोर्ट्स का दिव्य स्टेडियम बना जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो हम ये नाम हटा करके पटेल पर कर देंगे, सरदार पटेल पर कर देंगे, ये भी उन्होंने बातचीत की। क्या आपको लगता है कि जो वहां पर इस तरीके के विकास के कार्य हुए हैं जिससे वहां का मतदाता काफी गौरवान्वित है और वो मोदी कर रहा है? जी, हम लोग कच्छ में रहे और वहाँ पर जो बिल्कुल सुदूर इलाका था और जो नमक का रेगिस्तान बोलते हैं उसे, तो वहाँ हम लोग ने 2 दिन गुजारे। वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी थी और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब भूकंप आया, भूकंप 2001 में आया, 2004 में जब वहाँ पे एक रण महोत्सव मनाया जाता है और वहाँ पर जो 2004 से पहले 3 दिन का मनता था, अब वो 4 महीने का मनता है, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। 3 दिन से शुरुआत हुई, 4 महीने तक चल रहा है वो। वो पूरी सिटी जो बनाई जाती है, टेंट सिटी बनाई जाती है, और वो जो सिटी रहती है वो उसको बसाने में 2.5 महीने लगते हैं, उजाड़ने में 2.5 महीने लगते हैं। और अगर विकास की बात करें तो वहां तक सड़कें पहुंची हैं। मेन जो इलाका था तो वो सुदूर इलाके तक सड़कें बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। मगर जब हम लोग कच्छ से जब जामनगर गए तो वहां की जो सड़क थी वो बड़ी बेकार थी। मतलब वो हाईवे था, वो या तो कहीं बन रहा था कई जगह, तो वहां पे हम लोगों को जो 1.5 घंटे का सफर था वो 2.5 घंटे में हम लोगों को लगा। तो उस सड़क की पर्टिकुलर बात करें तो वो तो बेकार थी। मगर जहाँ ये बात है कि जब हम लोग कच्छ में थे तो वहाँ का जो डेवलपमेंट था, पानी की व्यवस्था थी, वहाँ जो सप्लाई थी, नदी से पानी आता था, वो अच्छे से पहुँचता है लोगों के पास। और चर्चा में जनता की में जो चर्चा होती थी उनमें वो विकास की जब वो बात करते थे तो वो किन किन जो है मुद्दों को या किन किन धरोहर को या किन किन विकास कार्यों की वो आप लोगों से चर्चा करते थे? देखिए, अगर कच्छ में बात करें तो वहाँ पानी की बड़ी समस्या है। जी। क्योंकि वहाँ का जो पूरा इलाका है वो पूरा नमक की खेती होती है, वहाँ खारा पानी होता है। तो पानी तो जो है उस पे बात करें तो वो सब इस बात से तो खुश है कि वहाँ लोगों को पानी पहुँच रहा है, पीने का पानी है, खेती करने के लिए पानी मिल रहा है। मगर जो एक सड़क का मुद्दा था, जो हमने आपको पहले बताया कि जो सड़क है वो बड़ा वहाँ वो उस पे काम करना पड़ेगा। सड़कें बड़ी खराब है। चलिए, वो सूरत में भी आप लोगों का जाना हुआ? सूरत नहीं जा पाए तो हमारी आपकी नेक्स्ट टीम थी। जी। चलिए उससे बात करेंगे, नेक्स्ट टीम से बात करेंगे। अब जो रमन, जरा हमको ये समझाइए कि ये कहा जा रहा है कि यूपी से खूब लोग जा रहे हैं, हमारे कानपुर से भी बहुत से लोग जा रहे हैं, तो और कहा जा रहा है कि वो घर घर जा रहे हैं, उन्होंने डेरा डाल दिया है। क्या यूपी की भी कोई वहाँ भूमिका दिख रही है और किस रूप में दिख रही है? और अगर हम कानपुर की बात करें तो क्या कहेंगे आप? सर देखिए, यूपी की बहुत बड़ी भूमिका गुजरात में देखने को मिल रही है जी। यूपी की जनता भी वहां पर काफी वोटर बन गई है अब, और यहां से करीब 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां पर चुनाव के लिए भेजा गया है कि उनको कैसे मेंटेन करना है। अगर लोकल मुद्दे में वहां कोई समस्या आती है या वहां
जाति समीकरण को समझना हो तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को वहां पर इसीलिए भेजा गया है। और ये कारवां करीब सितंबर से चल रहा है, जो वहां पर लोग रुके हैं। जी बिल्कुल, ये सितंबर से वहां पर रुके हुए हैं। सितंबर में कुछ दिन 20 दिन के लिए रुके, फिर अक्टूबर में 15 दिन के लिए रुके, और फिर 30 तारीख से बराबर अभी तक वहीं पर डटे हुए हैं सर यूपी के लोग। अच्छा, अपने कानपुर की अगर हम चर्चा करें तो सुना कानपुर के लोग भी गए हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर आप कानपुर की बात करें तो कानपुर आसपास के जिले मैनपुरी, एटा, इटावा, उन्नाव, गोरखपुर, सर आसपास यूपी के सभी जिलों से 100 से ज्यादा लोग वहां पर गए हुए हैं। कहते हैं यहाँ के जो स्थानीय है प्रकाश पाल और अजीत सिंह छाबड़ा, इन जैसे लोगों की भी वहाँ अहम भूमिका दिखाई दे रही है। जी 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 हाँ बिल्कुल, वो प्रकाश पाल जी को प्रभारी बनाया गया है वहां पर। जी और सतीश महाना जी के जो साथ रहते हैं राकेश तिवारी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल वो भी है। हाँ, गुरविंदर सिंह छाबड़ा है। तो ये सब भी वहां पर चुनाव को वेल मेंटेन करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये लोग करते क्या, मतलब कैसे वहाँ के मतदाताओं को प्रभावित करते हैं या अपनी किस भूमिका का निर्वाह करते हैं ये लोग? ये वहां पर भी लोगों के बीच जाते हैं। अच्छा, जी जी बिल्कुल, सभाएं करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, घर घर जाकर संपर्क करते हैं, और ये वहां देखते हैं अब कौन से लोग यूपी के या बिहार के लोग वहां पर वोटर्स हो गए हैं। हाँ। जी जी, उनको अगर वो कहीं भटक रहे हैं या दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको बीजेपी की तरफ उनका मोड़ने का प्रयास रहता है। ठीक बात है। ये दिनांशुले, क्या वहां पर ऐसा भी कुछ है कि यहाँ पर यूपी के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, कोई ऐसी शहर बस्ती है जहां पर ये लोग अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हो, या जातिगत समीकरण के हिसाब से? जैसे प्रकाश पाल है, पाल समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका नेशनल फिगर के रूप में उनको जाना जाता है अपने समाज में, तो ये लोग अपने जाति के उसमें जाकर के काम कर रहे हैं क्या? कैसा क्या चल रहा है अंशुल, बताइए। नहीं, वहाँ पे क्या प्रकाश पाल को वहाँ पे प्रभारी बनाया गया है और उनके अंडर में कम से कम 100 से ज्यादा जो हैं वो यूपी से पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं। उन्नाव है, लखीमपुर है, जौनपुर है और इलाहाबाद है, कानपुर से कई लोग चेहरे जो हैं वहाँ गए हैं। तो ये पर्टिकुलर नहीं कि जातिगत समीकरण, ऐसा कुछ नहीं है, बस उनको एक सीट पे 2 प्रभारी को लगाया गया है। जी। जैसे हमारी मुलाकात के.डी. त्रिवेदी जी से भी हुई, जो संगठन मंत्री रहे, संगठन प्रभारी रहे हैं, तो उनसे मुलाकात हुई, प्रकाश पाल जी से बात हुई, तो वो उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से 3 महीने हम लोग यहाँ रुकते हैं, किस तरह से हम लोग लोगों के बीच में जाके बात कर रहे हैं। लोकल कैंडिडेट जो वहाँ की, जैसे क्या कहते हैं, राकेश कुमार शर्मा जी जो थे, क्या कहते हैं, रविंद्र जडेजा जो हरी बाबा जड़े, उनके लिए लड़ रहे हैं, तो वो किस तरह से उनकी सारा चीज मैनेज करते हैं, सारी चीजें। लेकिन रविंद्र जड़े की जो पत्नी लड़ रही है, जी जी, उसका तो उनकी ननद और ससुर ही विरोध कर रहे हैं। जी जी, वहाँ का बड़ा नहीं, मगर जब हम लोग ने उनसे बात करी तो वो कहते हैं नहीं, वो राजनीतिक मतभेद अलग है, मनभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, वो तो एक हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई पार्टियां और कई चेहरे हैं जो एक ही घर में दो पार्टियों से अलग अलग लड़ते हैं, तो इस तरह का वो पूरा रहा। रमन, ये बताओ कि कल का जो मतलब जो 1 तारीख का प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है, इसमें आप बता सकते हैं कि कौन कौन से प्रमुख मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री का भविष्य कल तय हो जाएगा, ऐसा कुछ है? और किसी के सामने क्या खतरे की घंटी भी बज रही है? जी बिल्कुल, इस समय सबसे फेमस चेहरा अगर वहां पर है तो टीम इंडिया के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की वाइफ रिवाबा जडेजा है। काफी चर्चित है। एक तो पहली बात एक है कि वो उनका बैकग्राउंड जो है वो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने उनको टिकट दी है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पीछे रिलायंस इंडस्ट्री का हाथ है। जी, तो सबसे चर्चित जो चेहरा है वो रिवाबा जडेजा किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना उनको इस बार सफलता मिलती है। हालांकि रविंद्र जडेजा भी उनके प्रचार में मैदान में उतर चुके हैं। जी, वो रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं, लोगों में भी काफी क्रेज है। रमन, अभी आपने कहा कि उद्योगपति, क्या उद्योगपति भी बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इस चुनाव में? जी सर बिल्कुल, उद्योग, गुजरात तो उद्योग की नगरी है, तो इस वजह से
जो उद्योगपति हैं वो तो इससे अछूते रहे नहीं जाते हैं। क्यों वो ऐसा सक्रियता दिखा रहे हैं, क्या कारण है, वो क्या चाहते हैं, क्या है? सर कहीं ना कहीं वो ये देखते हैं कि बाहुबली अगर आ जाएगा उनके क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं उनको अपने बिजनेस के लिए भी परेशानी उठानी पड़ती है। जी, तो क्या लैंड ऑर्डर वहां पर अभी इतना अच्छा नहीं है गुजरात में? क्या नहीं, शराबबंदी है, इस वजह से अपराध में तो वहां पर काफी अंकुश है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखिए आप, तो मान लीजिए अगर विधायक उस क्षेत्र का दबंग होता है तो लाख शिकायतें हो, लाख कुछ हो। इसी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं जो उनके करंट टाइम के विधायक थे उनकी टिकट काटनी भी पड़ी इसी कारण। रमन, ये बताइए, अभी एक शराब कांड वहां हुआ था और काफी मौतें हो गई थी, उसको लेकर के भी कोई चर्चा है? जी बिल्कुल, लोगों से बात करी गई शराबबंदी की, तो उनका ये कहना था कि गुजरात में शराब आम लोगों के लिए बंद है, लेकिन ये बड़े दामों पर महंगी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन अब दूसरा पहलू इसका ये है कि जब शराब बंदी है तो वहां पर नकली शराब का कारोबार भी धल्ले से चल रहा है। जी, जिसका खामियाजा गरीब तबके लोगों को भुगतना पड़ रहा है और सरकार इसको नहीं रोक पा रही। सरकार इसको नहीं रोक पा रही है, इसमें नाकामयाब साबित हो रही है। और इसीलिए योगी को याद किया जा रहा है। इसीलिए योगी को याद किया जा रहा है और उनके बुलडोजर को याद किया जा रहा है। चलिए अंशुल, अब हमको जरा समझाइए कि वहां पर गुजरात में कुल मिलाकर के क्या मुद्दा क्या चल रहा है, किस मुद्दे की चर्चा हो रही है, या फिर मुद्दा विहीन है ये चुनाव, सब अपनी अपनी राग अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, क्या कहना है? कोई मुद्दा जो मेन रूप से मुखर होकर के आया हो कि हिंदुत्व का, जैसे मोदी के लिए था कि वो आतंकवादी का भी उन्होंने वहां पर मुद्दा उठा दिया, तो हिंदुत्व का भी मुद्दा उठ रहा है, या वहां पर विकास का कोई मुद्दा उठ रहा हो? मेरा आपसे सवाल केवल इतना ये है कि ये बताओ मुद्दा वहां क्या चल रहा है? देखिए, मुद्दा तो महंगाई, लोगों से बात करते तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है कि पेट्रोल के दाम और सिलेंडर के दाम तमाम, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए कि स्मृति ईरानी पहले 400 पे ही सिलेंडर लेके निकल जाती थी, मगर अब नहीं निकल रही हैं। तो एक मुद्दा तो महंगाई का एक जो है वो बड़ा है वहां पर। मगर जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आमदनी भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। तो ये एक मुद्दा दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा हिंदुत्व का भी मुद्दा है, जो यहाँ पे राम मंदिर रहा, अयोध्या का ये जो रहा पूरा जो ये चीज है, तो एक ये भी हिंदुत्व का भी मुद्दा देखने को मिल रहा है कि ये दोनों जो मिले जुले हैं वो रहे। लेकिन क्या जो महंगाई का मुद्दा है तो ये तो सरकार के खिलाफ जाएगा। और दूसरी बात, आपको ये लग रहा कि 27 साल से बीजेपी वहां पर है, तो वहां पर कहीं ना कहीं विरोधी लहर भी हो सकती है? नहीं सर, अभी देखिए, लोग कह तो रहे हैं कि नहीं वहां पे महंगाई का मुद्दा है और ये सारी चीजें, मगर जो वहां जो मोदी जी के लिए प्यार है लोगों के लिए, वो सारी चीजों पे भारी है। तो मोदी जी, क्योंकि वो वहां पे हर घर में हर लोगों के साथ, जैसा बताया कि लोगों की फोटो तक है मोदी जी के घर में, बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अभी जब वो यहाँ पर आए रैली करने, तो अपने जो बीजेपी हेडक्वार्टर जो उनका है वहां पर चले गए, नॉर्मली बिना प्रोटोकॉल के वहां बैठे रहे, कार्यकर्ताओं से बात करी। तो वो जो उनका प्यार है वहां के लिए, तो वो सब पे भारी है। सारे मोदी का चेहरा सब पर भारी, सब पे भारी। मुद्दा कोई चलाओ, हाँ, लेकिन सब पर जो है मोदी का चेहरा। अच्छा, मोदी के अलावा वहां कोई दूसरा नेता भी नहीं है? कोई नहीं है अभी, कोई नहीं है जी। अच्छा, अमित शाह को लोग एक चाणक्य के रूप में मानते हैं वहां पे पूरा चाणक्य ही और रोल भी पूरा वो निभा रहे हैं वही जी। रमन, आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है उसमें हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा है, या महंगाई है, या विकास है, या सिर्फ मोदी का चेहरा है? सर देखिए, बीजेपी जहां हो और वहां हिंदुत्व की बात ना हो, हाँ, तो ऐसा तो नामुमकिन है। ठीक बात है। तो हिंदुत्व तो हमेशा आगे एजेंडा रहता ही रहता है। उसके अलावा जो बीजेपी पेश कर रही है वो अपना विकास मॉडल पेश कर रही है। हाँ। उसने जो गुजरात में कर दिया है और जो करने जा रही है, वो मेन प्रमुख बातें उसको पेश कर रही है। जी, ठीक बात है। चलिए, आखिरी सवाल आप लोगों से। मगर सर वहां पे दिल्ली मॉडल का जो है, दिल्ली मॉडल पे भी लोग बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की हम लोग ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, तो वहां पर कुछ लोग, बेशक उनका परसेंटेज कम रहा हो,
मगर वो दिल्ली मॉडल के लोगों से प्रभावित हैं, जो वहाँ काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में और अस्पताल गली मोहल्लों में। तो वो चीज़ें बताई गई हैं कि वो जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो भी मुद्दा बन सकता है, मगर बेशक उसका जो परसेंटेज है वो कम है। लेकिन अंशुल एक बात और बताइए कि अभी जिस तरीके से घोटालों में सत्येंद्र जैन जेल में है, उनके रोज रोज वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया का मामला है, अस्पताल का मामला है और विधायकों के घोटालों का मामला है, शराब का मामला है, इन सब बातों को भी तो बीजेपी वहां उठा रही होगी आम आदमी पार्टी, उसका कोई असर नहीं दिख रहा? नहीं, बेशक उठा रही है, लोग बोलते हैं, बात कर रहे हैं, मगर फिर बात वही आ जाती कि वो बीजेपी की साजिश है, बीजेपी जो है वो सारी चीजें कर रही है, जो आपके समर्थक हैं, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मगर ये है कि हाँ, जो उसके अच्छे काम लोग कर रहे हैं, फ्री बिजली पानी लोगों तक, महिलाओं के जो महिला यात्रियों को जो फ्री टिकट मिलती है, तो उस पर लोगों की बात कर रहे हैं। तो जो मुद्दा है वो विकास का भी है, महंगाई का भी है, हिंदुत्व का भी है, पूरा मिला जुला जो रिएक्शन है वो यहाँ पे। चलिए आखिरी सवाल आपसे, क्या लग रहा है गुजरात के रिजल्ट जो 8 तारीख को आ रहे हैं, आपको उसमें क्या संभावनाएं दिख रही है, क्या उम्मीद है आपको? वहां पे सर जो हम लोग ने 54 सीटों पे जो रिसर्च करी है और 12 जिलों पे, तो वहां पे कुछ जिले जो हैं वहां पे बेशक टक्कर है, कांग्रेस से ही है। मोरबी हो गया और सोमनाथ हो गया और क्या कहते हैं 1-2 सीटें राजकोट की भी हैं, जो वहाँ पर कांग्रेस की बाहुल्य क्षेत्र है कांग्रेस का, वहाँ पे बेशक कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। मगर ये है कि और ये जो सौराष्ट्र गढ़ रहा है उसका 2017 में भी कांग्रेस का जो है वो प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। ठीक बात है। कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी और बीजेपी की कम थी, मगर यह है कि इस बार शायद टक्कर हो सकती है, तगड़ी हो सकती है, मगर यह है कि आप जो है वो थोड़ा खेल बिगाड़ेगी जी, और टक्कर होगी जी। रमन, टक्कर होगी तो ऐच में कौन रहेगा? कहीं कहीं आपको झुकाव की सोच दिख रहा है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी टक्कर में है, कुल मिला करके हम आपसे पूछे हैं तो ऐच में कौन दिखाई दे रहा है, या अभी कोई ऐच में नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, देखिए स्थिति जो देखी जाए वो बीजेपी की लगभग बीजेपी की साफ है, टक्कर कांग्रेस से होगी, नुकसान आम आदमी पार्टी देगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल और रमन, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी आपने रिपोर्टिंग भी की और आज आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। लगा कि नहीं, आपने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की है, आप जमीन पर रहे हैं, आपने वस्तु स्थिति को जाना है, आपने मतदाताओं को झकझोरा है और वहां से ये सामने बात आई है। रिजल्ट क्या होंगे देखना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के टक्कर है, कांग्रेस भी टक्कर में है, आम आदमी पार्टी भी टक्कर में है, और ये दोनों बीजेपी की चुनौतियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ऐश जो दिखती है वो बीजेपी की ओर ही है। अब देखना है कि रिजल्ट क्या आता है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।